जय हिंद, जय जय भारत। आज भारतीय जन कल्याण महासभा की बैठक जो है छोटी सी रखी गई थी, जिसमें हमारे कुछ गांव के किसान लोग आए, जो कि ग्राम पंचायत ओसिया का मजरा गुबई है, यहाँ पर एकत्रित हुए, जहाँ पर हमारे भारतीय जन कल्याण महासभा के प्रवक्ता श्री भोजपुरिया मामा जी आए हैं। इनसे हम थोड़ा सा संगठन के विषय में जानकारी लेंगे। तो दादाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गांव आए और थोड़ी सी जानकारी जो है हम लोगों को संगठन के विषय में दीजिए कि संगठन की परिभाषा क्या है, संगठन में रह करके हम जैसे लोगों को किस प्रकार से काम करना चाहिए और समाज में रहते हुए भी सबसे प्रिय काम करना चाहिए और किसी का भला बुरा ना करें, इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालें। अब उसमें देखिए ऐसा है कि संगठन का मेन मतलब है कि अपने ऊपर बोझ को सहने की क्षमता। कहीं से बाहरी बोझ आ रहा तो उसको सह सकें। बोझ जैसे आंधी आ गया, तूफान आ गया, कोई दंगा आ गया, तो आपको पर ऑटोमेटिक बोझ आता है समाज पर ना। जनसंख्या कम है और जो है ज़्यादा भारी लोग आ गए तो उनसे आपको लड़ना पड़ेगा। तो ये आपका है कि ये भारी बोझ को उठाने की जो क्षमता आपके अंदर होगी तो उसी का नाम है संगठन। यानी कई लोग जैसे तिनकों का छप्पर व्याकुल रोक लेता है जलधार, जैसे कि ये तिनकों से छाया हुआ छप्पर जो है बहुत बड़े भयंकर बारिश को भी रोक लेता है। तो छोटे भी कई मील के दिग्गज को दे मार। कई लोग छोटे छोटे लोग भी अगर एक साथ जुट जाएं तो बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति को भी मारकर गिरा देंगे। ये संगठन का मतलब होता है। तिनकों का छप्पर व्याकुल जिम रोके जलधार, छोटे भी कई मील के दिग्गज को दे मार। ये आपका प्रश्न का जवाब है। ये संगठन की परिभाषा हो अच्छा, इस संगठन में हम लोगों को किस आस्था और किस भाव से काम करना चाहिए? हमारी भावना किस प्रकार से रहे कि हम समाज में रह करके संगठन में कार्य कर सके, जो कि अराजनैतिक हो करके भी हम राजनीतिक भी रहें और समाज का कल्याण भी कर सकें। और आज के युग में हम लोग आर्थिक स्थितियों से गुजर रहे हैं, उसके चलते हुए हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं और कैसे काम करें? हाँ, तो उसमें देखिए ऐसा है कि 10 का भला तो अपना भला। ये मान कर जब चलोगे कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ इसमें 10 लोगों का भला होगा, मैं भी वही रह रहा हूँ, तो जब 10 का फायदा होगा तो मेरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो पहले स्वयं का भला न देख करके 10 की भला सोचो। जब जो भी काम करोगे 10 के भले के लिए करोगे तो तुम्हारा स्वयं ही हो जाएगा। 10 5 मिल कीजिए काज, हारे जीते हो न लाज, है ना। यानी हमने किताब में छापा है कि डालो एक दूजे मुंह कौरा, देव किशन समझाएं। यानी अपने भोजन को दूसरे खिलाने के चक्कर में पड़ो, जिसे आपने प्रैक्टिकल किया। तो अपने भोजन को जब दूसरे खिलाने के लिए चलोगे तो तुम्हें भी कोई खिलाने के लिए आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये सीधी सी बात है। और आज जो राजनीति है वो पहले अपने खाने को सोचता है, उससे जो बचा हुआ आपको मिलता है। नहीं, उसी को हमने गीत में गाया था, जैसे बचा हुआ, जैसे बोले तो जैसे कुत्ते को डाल दिया। हाँ 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 हाँ, पहले अपना पेट भर लिया, विधायक ने सारे फंड को अपने पक्ष में पहले जितना चाह लूट लिया, इसके बाद थोड़ा बहुत आपके यहाँ काम करा दिया। अच्छा, कभी कभी दादाजी हम मीटिंग रखते हैं अपने ग्राम पंचायत में, हम सभीपुर से ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तो हम मीटिंग रखते हैं सभीपुर में, तो काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं और उनकी समस्या का समाधान हम लोग करते हैं मिलकर के संगठन में आकर के। उसके बाद वो लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, तो इसको कैसे मैनेज करें हम? भाई ये तो वो मनोवृत्ति की चेंजिंग है। उसमें ऐसा होता है कि ये हिटलर का कहना था कि यदि अपने लोगों में एकता बनाना हो तो सबको समझाया जाए कि सभी को खतरा किससे है। और समझ रहे हो, तो जैसे गांव में चोर आ जाते हैं, डकैत आ जाते हैं, तो सब लोग गांव भर दौड़ते हो लड़ने के लिए ना। उसी तरह से जब उसको ये पता होगा कि एक खतरा है, हमारे लिए भी है, उनके लिए भी, सबके लिए है, तो वो आदमी उस खतरे के भय से आपसे बधा रहेगा। ऐसे वो अगर स्वच्छंद है तो नहीं बधेगा। उसको समझाओ खतरा किससे है। तुम्हारे घर पर जाकर पुलिस उसको गाली दिया, बेइज्जती किया,
फर्जी मुकदमा लगाया। तो जब तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम्हारे पर जब पुलिस जाएगी करने तो हम भी आ जाएंगे साथ में, 10-20 लोग हो जाएंगे, तो पुलिस तुमको नहीं दबा पाएगी। तो जब उसके सामने भय होगा, बिना भय का प्रीत नहीं होता है ना। वही रामायण में लिखा है ना कि विनय न मानहि जलध जड़, गए दिवस 3 बीत, अब बोले राम सकोप तब, भय बिना होहि न प्रीत। ठीक है। हाँ। लेकिन तीसरी बात ये है दादाजी, और तीसरे प्रकार के कुछ लोग आ जाते हैं। हाँ। जैसे एक सज्जन, आप शांत रहे, तो पूछना हो तो दादाजी से पूछ लेना। जैसे अभी एक नवयुवक थे, हमारे संगठन में एंट्री मारी, और एंट्री मार करके कई मीटिंगों में आए समाज कल्याण के लिए, और आ करके उसके बाद कुछ दिन बाद एब्सेंटी मारने लगे, संगठन की मीटिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद उनसे पूछा तो बोले भैया हम संगठन में आएंगे तो हमारे बीवी बच्चे हमें छोड़ के जाने वाले हैं। तो ये क्या मामला है, इस पे क्या उनको बताएं? संगठन में काम भी करना चाहते हैं, मीटिंग में आना भी नहीं चाहते हैं, तो कैसे क्या होगा? भाई इसे कहते हैं जोरू का गुलाम। स्त्री के बस में होना सर्वनाश का बीज बोना, क्योंकि औरत के पास उतना बुद्धि नहीं होता। अच्छा। उनकी जो दृष्टि होती है वो घूंघट के बहुत दूर तक नहीं देखती, उनको बहुत दूर से नहीं दिखाई पड़ता। वो तत्काल लाभ देखती हैं, कल नुकसान क्या होगा वो नहीं देखती हैं। उनको ये नहीं चिंता है कि हमें कल पुलिस मारेगी तो हमें बचाएगा कौन, है ना। उनको ये तत्काल दिखता है फायदा कि अगर हमारा खेत में काम कर देगा तो हमारा काम हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा लोग डरते रहते हैं। बीबी के गुलाम सो कहते हैं जोरू का गुलाम, ये चक्कर नहीं में तो होते हैं। उनको सुधारा कैसे जाए कि उनका परिवार भी सम्मिलित होके चले, वो संगठन में भी काम करें, हम ये जानना चाहते हैं दादाजी। आप मान लिया संगठन में घूमे फिरे हैं, हाँ, हाँ, भारत के हर हिस्से में गए हैं, और उनको ऐसा हर करो, प्रकार के आज सुनो, उनको ट्रेन करे का तरीका आया है कि जब चले तो बीबी को भी साथ लाओ, बीबी को भी साथ लेकर आओ। जब बीबी एक आध 2 बार देखेगी उस चीज को ना मीटिंग को, तो उसके भावनाएं अपने आप चेंज हो जाएंगी। अच्छा। वो जान जाएगी कि